नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है बाल विकास मनोविज्ञान का 5वां क्लास चल रहा है। और आज की हम इस क्लास में बात करेंगे विकास के सिद्धांतों के बारे में। क्लास नंबर 4 में हमने विकास के कुछ सिद्धांत और पढ़े थे, और अगले जो विकास के सिद्धांत हम पढ़ेंगे वो आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये 4 बजे वाली क्लास आप लोग प्री और मेंस दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसे नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। आप ये समझ लीजिएगा कि आपके लिए ये फ्री सेवा जो दी जा रही है वो इससे बेटर कहीं आपको चीज़ नहीं मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें खुराना स्टडी ऑफिशियल। वहाँ पर आपको ये सभी सब्जेक्टों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लास के साथ साथ आपको सभी नोट्सों की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। और आपको केवल कुछ नहीं देना है, मात्र वैलिडिटी का चार्ज देना है। वैलिडिटी 1 साल की रहेगी, ठीक है ना। 12 महीने तक का वैलिडिटी चार्ज आपको केवल और केवल ऐप में 21 रुपये देना है। कोर्स का कोई प्राइस नहीं है, फ्री सेवा है सब कुछ। क्लास आप यूट्यूब पर लेते रहें और नोट्स आप एप्लीकेशन से पढ़ते रहें, ठीक है साथियों। चलेगा, शुरुआत करते हैं हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से। हमने इससे पहले कुछ और सिद्धांत पढ़े थे, लेकिन आज हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे साथियों। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे थे। संतान प्राणी का व्यापक व स्थायी ज्ञान है, जिसे वह वातावरण या उद्दीपक जगत या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। ये बात किसने बताई थी? जीन पियाजे ने। संज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं देखिएगा। संज्ञान के अंदर अवधान, चिंतन, कल्पना, तर्क, वितर्क, निरीक्षण, वर्गीकरण, समस्या समाधान, संप्रतिकरण, प्रत्यक्षण आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। और ये क्रियाएं परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंध होती हैं। ये बात किसने बताई थी? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी मानते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी जयकारा लगाएंगे, बोले श्री राधे राधे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, यानी कि गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक होने वाले जितने भी विकास के परिवर्तन हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक होने वाले विकासों का अध्ययन करना ही बाल विकास अध्ययन कहलाता है। ये बात किसने बताई थी? जीन पियाजे साहब ने बताई थी। अब हम देखिएगा विकास की अगर बात करते हैं तो साथियों, विकास तो हमारा गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। जिस दिन से बीज का रोपण होता है गर्भ में माँ के में, उस दिन से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। लेकिन संज्ञान का विकास होता है जब जन्म होता है उसके बाद, ठीक है ना। शैशवावस्था से प्रारंभ होकर के जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा था। संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, तो आपको अब बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, मैं हर चीज़ को आपको नोटिस करा रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने अवस्था बताई थी संवेदी पेशी अवस्था, और इसी को कहते हैं इंद्रिय जनित अवस्था। और इसकी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष के मध्य में, यानी जन्म से 2 वर्ष के मध्य में। इसको इंग्लिश में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सेंसरी मोटर स्टेज इसको बोलते हैं। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है और वातावरण के साथ अंत्यक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान का निर्माण होने लगता है। ये हमारी संवेदी पेशी अवस्था है। शिशु अपनी संवेदनाओं या फिर ज्ञानेंद्रियों तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, तथा वह वस्तुओं को देख करके, सुन करके, स्पर्श करके या गंध के द्वारा या स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण कर लेता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। शिशु पहला सार्थक शब्द कब बोलता है? 12 महीने में बोलने लग जाता है। याद रखना इस प्रश्न को। इस अवस्था के प्रारंभ में कुछ वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है, तथा इसी अवस्था के अंत में वस्तु स्थायित्व का भाग जागृत हो जाता है। आगे जब हम टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे तो प्रश्न बहुत अच्छे बनेंगे यहाँ से। अर्थात वस्तु स्थायित्व बच्चा प्रदर्शित करने लगता है।
शिशु छिपी हुई वस्तु को खोजने लगता है, इसलिए इसे खोजी अवस्था के नाम से जानते हैं। संवेदी पेशी अवस्था को किस नाम से जानते हैं? खोजी अवस्था के नाम से। उसके बाद दूसरी अवस्था हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ये 2 से 7 वर्ष के मध्य में होती है। इस अवस्था को 2 भागों में विभक्त किया था और तब उन्होंने समझाया था। पहली अवस्था थी प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था या अवधि, ये 2 से 4 वर्ष के मध्य में होती है। प्री कंसेप्चुअल पीरियड, इस अवस्था के अंदर बालक क्या करता है? इमेजिनेशन करता है, अनुकरण करता है, और ये खिलौनों की आयु होती है। इस अवस्था के अंदर प्रतिमूर्ति का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। प्रतिमूर्ति का निर्माण होता है, मतलब इमेजी फॉर्मेशन रहता है। जीववाद, जीववाद का विकास भी इसी अवस्था में होता है, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में। आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित और अहमवादी बच्चा, यानी ईगो सेंट्रिज्म जो होता है बच्चे में, इसी अवस्था में उत्पन्न होता है। जीववाद का मतलब होता है साथियों निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन। जैसे बच्चा चंद्रमा को देखता है और चंद्रमा के बारे में सोचता है कि ये चंद्रमा चल रहा है, चंद्रमा मेरे साथ साथ चल रहा है, तो ऐसी कल्पना व्यक्ति के अंदर जो जीववाद की होती है वो प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में करता है। आत्म केंद्रित का मतलब समझिएगा, इसके अंतर्गत बालक स्वयं की बातें करता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। बालक अपनी तथा दूसरों के नज़रिए में अंतर करने में असमझ होती है, और इसी को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित कहते हैं। उसके बाद दूसरी अवस्था इसकी आती है उपावस्था, अंतरदर्शी अवधि या फिर अंतर्ज्ञान अवधि, और ये 4 से 7 वर्ष के मध्य होती है। इस अवस्था में शिशु अपने अंदर उठे स्थायी प्रश्नों के जवाब जानने लगता है, इसलिए इसे प्रश्न पूछने की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना और घर के छोटे छोटे कार्यों में माता पिता की मदद करना बच्चा अंतर्दर्शी अवधि में सीख जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने में योग्य नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अतार्किक चिंतन की अवस्था या अतार्किक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक जोड़ बाकी गुणा भाग आदि मानसिक क्रियाओं का ज्ञान सहज रूप से कर लेता है, लेकिन वह उनके पीछे छिपे हुए नियमों को नहीं समझ पाता। भाई 2 गुणा 2 तो करना कर देता है, 4 होगा, लेकिन ये 4 आया कैसे, इस कंसेप्ट को या इस अवधारणा को बच्चा नहीं समझ पाता। अनुत्क्रमणशीलता, इन्वर्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है कि इस अवस्था में बच्चा अपलटावी होता है, ठीक है ना। जैसे 2 गुणा 2 4 तो होता है, 3 गुणा 2 का मतलब 6 होता है, 3 गुणा 2 6 तो कर दिया, ठीक है ना, लेकिन ये 2 गुणा 3 अगर करे 6 होगा, इस अवस्था को बच्चा नहीं समझ पाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अपलटावी अवस्था कहते हैं। अनुत्क्रमणशीलता, रिवर्सिबल पोजीशन नहीं कर पाता बच्चा। उसके बाद मुख्य तीसरी अवस्था इसकी स्थूल या मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। 7 से 12 वर्ष की उम्र के मध्य होती है, और इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रखता है। चिंतन तो करेगा लेकिन केवल मूर्त वस्तुओं तक। बालक अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच में अंतर करना, तुलना करना, समानता व असमानता, सही व गलत, उचित व अनुचित भेद करना सीख जाता है। क्लियर? इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि के बारे में बतलाने योग्य हो जाता है, और इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्क्रमणशीलता की अवस्था या पलटावी अवस्था कहते हैं। अब बच्चा यहाँ पर 2 गुणा 3 बराबर 6 या फिर 3 गुणा 2 बराबर 6 करना सीख लेता है, इसको बोलते हैं पलटावी अवस्था। इस अवस्था के अंत तक तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण क्षमता का विकास हो जाता है, और इस अवस्था में मुख्य रूप से संप्रत्यय या विचार जो होते हैं बच्चे में विकसित हो जाते हैं, जैसे संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। चौथी अवस्था है हमारी अंतिम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है ना, और ये 12 वर्ष के बाद होती है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है, और इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं।
मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है और किशोरों के चिंतन में तथ्यात्मकता व वस्तुनिष्ठता आ जाती है और इसी वजह से किशोर परिकल्पनात्मकता या निगमनात्मक चिंतन के योग्य हो जाते। प्रश्न यही पूछा गया था, परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक चिंतन बच्चे की किस अवस्था में होता है? आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। क्लियर? जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान क्या था? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था। जीन पियाजे शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहते हैं कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, बालक के अधिगम के लिए उसे उचित वातावरण तैयार करना चाहिए और जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा नामक शब्द से बतला करके बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। स्कीमा शब्द भी किसने दिया था? जीन पियाजे ने। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जीन पियाजे ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवीन शब्दों का प्रयोग किया था जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हमारा स्कीमा। स्कीमा जो शब्द है साथियों, वो वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन है। वातावरण से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान का संगठन क्या है? स्कीमा है। मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रति जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। ठीक है, मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर जो प्रक्रिया है वो जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया करना ही क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर रहा है विश्वास करके तो वो उसका स्कीमा है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अनुकूलन। अनुकूलन जो पॉइंट है इसके अंतर्गत 3 क्रिया होती हैं। पहला है हमारा आत्मीकरण या समावेशन। किसको कहते हैं आत्मीकरण? समस्या समाधान के लिए अपने पूर्व अनुभव, विचारों या धारणाओं का सहारा लेना क्या कहलाता है? आत्मीकरण कहलाता है। एग्जाम में पूछा गया है ये। उसके बाद दूसरा है समंजन या समायोजन। अपनी पूर्व धारणाओं में परिवर्तन करके नवीन धारणाओं को स्थापित करते हुए वातावरण के साथ समायोजन करना क्या कहलाता है? समंजन कहलाता है। और तीसरा है संतुलन। अपनी पूर्व धारणाओं तथा नवीन धारणाओं के बीच संतुलन स्थापित करना, अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आत्मीकरण समंजन के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है वो क्या कहलाता है? बैलेंस या संतुलन कहलाता है। उसके बाद अगला है हमारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ये किसने दिया था साथियों? ये लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था और लेव वाइगोस्की का मानना है कि बालक के संज्ञानात्मक पक्ष पर सामाजिक कारक व भाषा का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत व सामाजिक सांस्कृतिक या रचनावाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइगोस्की ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास है वो अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। ठीक है ना? अंतर्व्यक्तिक सामाजिक स्थिति में, अर्थात कुशल जो व्यक्ति है, अर्थात कुशल व विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से बालक का विकास होता है। इसका मतलब इन्होंने यही कहा था बच्चा जो होता है वो आपसी सामाजिक वातावरण से ज़्यादा सीखता है अनुकरण द्वारा। इसलिए इस सिद्धांत को समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से। उन्होंने बताया बच्चे कैसे सीखते हैं कि बच्चे वयस्क या फिर समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अगला सिद्धांत हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत, और ये किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दी गई थी। लॉरेंस का मानना है कि बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए उसके तर्क और चिंतन का विश्लेषण करना आवश्यक है। इस आधार पर उन्होंने सिद्धांत की 6 अवस्था बताई थी और 3 स्तर बताए थे। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखना। 3 स्तर कौन कौन से? पूर्व परंपरागत स्तर, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज, 10 से लेकर के 4 वर्ष के बच्चों के बीच। इस स्तर में बालक के तर्क व चिंतन का आधार क्या होता है? बाहरी घटना होती है। वह बाहरी घटना के आधार पर किसी को भी सही अथवा गलत या उचित व अनुचित बताता है। और इस स्तर की 2 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। पहली अवस्था आज्ञा व दंड की अवस्था, दूसरी अवस्था बताई थी अहंकार की अवस्था या अदला बदली की अवस्था। तो ये हमारा पहला स्तर जिसकी 2 अवस्थाएं आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं दूसरा स्तर। दूसरा है परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल स्टेज, और ये 10 से 13 वर्ष के बच्चों में होती है।
इस स्तर के बालक के तर्क का चिंतन का आधार क्या होता है? सामाजिक होता है। इस स्तर की भी दो अवस्था हैं, याद रखना। पहली है प्रशंसा की अवस्था अथवा उत्तम लड़का या लड़की की अवस्था। हर कोई व्यक्ति सोचता है, हर बच्चा सोचता है कि अब मैं समाज में अच्छा बनूं। और दूसरी अवस्था है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। और तीसरा स्तर क्या बताया उन्होंने? पश्य परंपरागत स्तर, जिसको हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, और ये 13 वर्ष के बाद होती है। इस स्तर में बालक के तर्क व चिंतन का आधार विवेक होता है। और इस स्तर की भी दो अवस्था बताई थी, सामाजिक समझौते की अवस्था और अगली है दूसरी विवेक की अवस्था। तो 3 स्तर और उनके 6 अवस्था आपको याद रखनी है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को 5 अवस्थाओं के द्वारा और समझाया। पहली बताई थी पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2 वर्ष, स्व केंद्रित अवस्था 2 से 7 वर्ष, परंपराओं को धारण करने की अवस्था 7 से 12 वर्ष, और इसी अवस्था से बालक का नैतिक अथवा चारित्रिक विकास प्रारंभ हो जाता है। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था 13 से 18 वर्ष। इस अवस्था में किशोर आधारहीन खोखले आदर्शों की बातें करते हैं और उन्हें यथार्थता में धरातल से उनको दूर ले जाती है। ठीक है। इस अवस्था में किशोरों का व्यक्तित्व सिगमंड फ्राइड के सुपर ईगो द्वारा संचालित होता है। इसलिए इस अवस्था के व्यक्ति को देवदूत कहते हैं। ठीक है ना। आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था, और ये 18 वर्ष के बाद होती है। इस अवस्था में व्यक्ति की बातें आधार युक्त में तर्कसंगत होती है। इस अवस्था में व्यक्ति केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विचारों से भी काम लेता है। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो। बोरिंग सा लग रहा होगा ना आपको शायद, क्योंकि साइकोलॉजी है ही ऐसा ही। फिर नैतिक विकास सिद्धांत, एक नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया है। जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत को 2 अवस्थाओं के द्वारा समझाया। पहला है हमारा परायत्त नैतिकता की अवस्था। ये 2 से 8 वर्ष के बच्चों के बीच होती है, और इस अवस्था में बालक अपने से बड़ों के साथ अंत्यक्रिया करता है, अर्थात असमान अंत्यक्रिया करता है। इस अवस्था को नैतिक विकास की जो अवस्था है उसमें जो बच्चा संप्रत्य विकसित होते हैं वे दृढ़, निरपेक्ष और अपरिवर्तनशील होते हैं तथा बालक सर्वव्यापी न्याय में विश्वास रखता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। परायत का मतलब दूसरों पर निर्भर रह करके दूसरों की बातें ज़्यादा मानता है इस अवस्था में, क्योंकि बच्चा छोटा है, 2 से 8 वर्ष का है, तो दूसरे जो न्याय कर देंगे, दूसरे जो कह देंगे उस बात को ज़्यादा मान लेता है। उसके बाद अगली अवस्था है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। अब बच्चा खुद की उम्र के अनुसार 9 से 11 वर्ष की अवस्था होती है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। इसमें बालक अपने संगी साथियों के साथ अंत्यक्रिया करता है और समान अंत्यक्रिया भी करता है स्वयं के साथ। इस अवस्था में बालक का मानना होता है कि नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है तथा नियमों को मानना आवश्यक नहीं है। बालक सर्वव्यापी न्याय में विश्वास नहीं करता, जो खुद का डिसीजन होता है उस पर ज़्यादा भरोसा रखता है। अगला है हमारा भाषा विकास। भाषा विकास की बात करते हैं साथियों, तो भाषा विकास जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, इसको भी हम देखेंगे। भाषा विकास की बात करते हैं तो पावलाव साहब कहते हैं भाषा विकास के बारे में कि बालक शब्द और अर्थ के मध्य में संबंध स्थापित करके भाषा सीखता है, और इस संबंध को पावलाव ने अनुबंधन नाम दिया था। आपने सुना, आप पढ़ेंगे, हम अधिगम के सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो पावलाव का कुत्ते पर जो प्रयोग किया था सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, उसमें पढ़ेंगे। तो उसने बताया था कि बच्चा जो होता है वो शब्द और अर्थ के मध्य में अनुबंधन बना लेता है, तब जाकर के भाषा सीखता है। अतः पावलाव के अनुसार बालक भाषा कैसे सीखता? अनुबंधन के द्वारा। स्किनर साहब क्या कहते हैं? स्किनर ने बताया कि बालक जो होता है भाषा अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से सीखता है। भाई बच्चे को पुनर्बलन दो और अनुकरण करने दो, बच्चा भाषा सीख जाएगा। बांडुरा क्या कहते हैं? बांडुरा तो कहते हैं, अल्बर्ट बांडुरा जी, कि बालक जो होता है भाषा केवल अनुकरण के द्वारा सीखता है। ठीक है ना। अब आता हमारा भाषा विकास का सिद्धांत। ये किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने। बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे हम भाषा अर्जन तंत्र कहते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशंस डिवाइस, LAD के नाम से इसको जाना जाता है। बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्यवस्था को अपने आप में सीख लेता है, उसकी व्याकरण को अपने आप सीख लेता है। इसलिए इस सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहते हैं। याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। जनरेटिव ग्रामर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? नॉम चॉम्स्की के द्वारा। और प्रश्न यह भी कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया था कि भाषा सापेक्षता का सिद्धांत या भाषा सापेक्षता प्राकल्पना का संप्रत्य किसने दिया था? बेंजामिन ली हाफ। इसका पूरा नाम आप याद रखेंगे, क्या नाम है?
बेंजामिन ली हाफ, ठीक है ना, इनका पूरा नाम है। तो ये भाषा सापेक्षता का सिद्धांत था, ये किसने दिया था? बेंजामिन ली हाफ ने। तो यहाँ पर हमारे विकास के सिद्धांत पूरे होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है साथियों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन करेंगे। और साथ ही साथ इन PDF को आप लोग डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन आपको दिया गया है, ठीक है ना। धन्यवाद साथियों।